बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। इन दिनों चर्चा में सिर्फ सेना ही सेना है। एक भारतीय सेना जिसकी चर्चा अग्निपथ के कारण हो रही है और दूसरी है शिवसेना जिसकी चर्चा उसके अगवा हुए विधायकों के कारण हो रही है। अब किसी ने कहा कि अगवा नहीं बल्कि वो भगवा हो गए हैं। खैर हमें क्या, हम तो वैसे भी मेन मुद्दों से हटकर ही बात करते हैं। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज़्यादा दखल रखने वाले शरद पवार भी इस मामले में ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। इन दोनों सेनाओं के भविष्य को लेकर एक ही गाना याद आ रहा है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। इस गाने में प्राण साहब नेपाली गोरखा बने हैं। जी हाँ, वही गोरखा जो शाप जी बोलते हुए चौकीदारी करता है और आपको हर शहर में वो नजर आ जाएगा। एक फिल्म में परेश रावल भी इसी रोल में दिख रहे हैं और उनको हर बात में डाउट यानी कि शक करते हुए दिखाया गया है। साहब जी, मुझको डाउट है, जो चाचा है वही भतीजा है। साहब जी, वो जो सासा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही सासा है। साहब जी, साहब जी। इधर महाराष्ट्र की पिक्चर में भी चाचा भतीजा ही मेन रोल में नजर आ रहे हैं। भतीजे ने सुबह सुबह बीजेपी की बनवा दी तो चाचा ने शिवसेना की सरकार बनवा दी और अब चाचा गा रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलेगा। अब देखिए, इस अखबार ने लिखा है कि शिवसेना की बगावत में नागपुर की भूमिका है। अब ये तो तय है कि देश में चाहे कुछ भी हो उसमें नागपुर की भूमिका हमेशा होती है। फिर चाहे गणेश जी दूध पीने की घटना हो या फिर सेना का अग्निपथ, बगावत हो या गठबंधन, सब कुछ नागपुर से ही तय होता है। खैर हम बात कर रहे थे उस गाने की, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। इस गाने के अंतरे में जोशी जी का जिक्र आता है और महाराष्ट्र के मामले में भी एक जोशी का जिक्र आ रहा है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के सचिव सचिन जोशी तब से गायब हैं जब से उनको ईडी का नोटिस मिला है। खैर हम तो उस गाने की बात कर रहे थे, तो गाने का अंतरा इस प्रकार है, हमरा एक पड़ोसी है नाम जिसका जोशी है, वो पास हमारे आता है और हमको ये समझाता है, जब दो जवां दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा, जब दो बादल टकराएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। 2 से 4 हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 60 हो सकते हैं, जो करता है वही पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। तो जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले हम तो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम बोलेगा तो बोलोगे कि तो इसलिए जाने दो। ये अखबार वाले कुछ भी छाप देते हैं, हम कुछ अलग ही बात करेंगे, यानी कि मेन मुद्दों से थोड़ा सा हटकर। तो बात अखबार की चल रही थी। आज के अखबार ने फ्रंट लाइन में ये खबर छापी है कि उद्धव परिवार अब वर्षा बंगले को छोड़कर मातोश्री पहुंच गए हैं। अच्छा ये बताइए, आप अखबार को किस तरह पढ़ते हैं? मतलब ये कि उसमें सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं और उसके बाद क्या? कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे राशिफल वाले कॉलम में पहुंच जाते हैं, तो कुछ लोग कोने में एक छोटे से बॉक्स में लिखे हुए ओपन क्लोज वाले नंबरों को सबसे पहले देखते हैं। अलग अलग रुचियों के अनुसार अखबार के पन्ने खोले जाते हैं। मैं सबसे पहले फ्रंट वाले पेज को खोलता हूं, उसके बाद तुरंत बाद लास्ट वाले पेज को देखता हूं और फिर व्यापार वाला पेज देख लेता हूं और अक्सर इतने में ही सारा हाल समझ में आ जाता है। अखबार की अलग अलग खबरों को जोड़कर देखने की थोड़ी मेरी पुरानी आदत है। मतलब ये कि एक खबर का संबंध अक्सर दूसरी खबर से खोजने लगता हूं। अक्सर फ्रंट पेज की खबर का संबंध बिजनेस पेज और लास्ट पेज में मिल ही जाता है। पिछले दिनों भी कुछ ऐसी ही खबरें आई। अब जैसे भाजपा के बड़े नेता विजय वर्गीय के बयान वाली खबर का संबंध महाराष्ट्र की बगावत और स्विस बैंक की खबर का संबंध पार्टियों की संपत्ति के ग्राफ वाली खबर से जुड़ गया। अब आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए इस हफ्ते आई खबरों को जरा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर आई कि 8 राष्ट्रीय पार्टियों में सबसे ज्यादा संपत्ति बीजेपी के पास है। पिछले 8 साल से सत्ता में मौजूद बीजेपी ने पिछले साल अपनी वार्षिक आय 752.34 करोड़ रुपए दिखाई,
जबकि बाकी 7 पार्टियों की कुल आय 1373.78 करोड़ है। मतलब ये कि इसमें से 55% माल सिर्फ बीजेपी का है। फिर इसके बाद ये खबर आई कि इसके अनुसार पिछले साल स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 50% बढ़ गया है और ये बढ़ोतरी पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों खबरों को एक साथ करके देखिए। हालांकि मोदी जी ने कहा था कि स्विस का सारा काला धन वापस ले आएंगे, लेकिन इन खबरों से एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी और स्विस दोनों का बैंक बैलेंस बढ़ गया है। वहीं फ्रंट पेज पर ईडी की कांग्रेस नेताओं से पूछताछ वाली खबरें भी अब आप देख ही रहे हैं। अब आपने इन खबरों को गौर किया या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के एक नाथ इन खबरों को जोड़कर देख रहे थे। उनको लगा कि सिर्फ एक ही नाथ के साथ एक निष्ठ रहने से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा और न ही बचेगा, तो उन्होंने ये खबर अपने कुछ मित्रों को भी दिखाई। वो भी सबसे पहले इन अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने और ईडी से की नज़रों में आने से बचने का वो भी रास्ता ढूंढ रहे थे। बचने की कोई सूरत ही नज़र नहीं आ रही थी, तो एक नाथ उन्हें सीधे सूरत लेकर चले गए। एक शानदार होटल में रुके हुए इन विधायकों की सूरत ईडी को नज़र नहीं आएगी। हाल ही में आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की बोली लगी थी, अब इनकी लग रही है। इसी बीच एक नाथ ने कहा कि हमारे नाथ तो बाला ही हैं, यानी बाला साहब, और हम सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस लाने के लिए ये सत्याग्रह कर रहे हैं। ऐसा बोलकर वो अपने 22 साथियों के साथ अब आसाम शिफ्ट हो गए। तभी पता चला कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वापस आने की जिद करने वालों में एक मुस्लिम विधायक भी अब्दुल भी हैं। अरे वही अब्दुल जिसको टाइट करने की बात हमेशा से देशभक्त करते रहे हैं। बहरहाल सूरत में एक दिन रुकने के बाद ये पूरी टीम गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई। अब इस 5 स्टार होटल व्यवस्था का खर्च कौन कर रहा है ये सब पूछने देखने का टाइम न तो ईडी दीदी के पास है और न ही हमारे गोदी भाइयों के पास। तो सबसे ज्यादा धन वाली पार्टी की खबर किसी विज्ञापन की तरह इन विधायकों को आकर्षित कर गई। उन्होंने सोचा कि धन के साथ धन हो जाने से, यानी प्लस हो जाने से धन प्लस ही होगा। आपको तो पता ही होगा कि अंग्रेजी के प्लस को हिंदी में धन कहा जाता है। धन यानी प्लस को जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। हालांकि इन सब के बड़े जोड़ को योग कहा जाता है और पिछले दिनों योग दिवस भी था, तब कई नेता योग करते नजर आए। हालांकि इनकी हालत देखकर लगा कि इन्हें धन के योग से बड़ा कोई योग नजर नहीं आता है और इसी योग दिवस पर शिवसेना के कुछ विधायक बीजेपी से धन प्लस योग की उम्मीद लगाए हुए सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए। आसाम के लोग अभी बाढ़ प्रभावित हैं और शिवसेना के लोग ईडी से। खैर, हम अपने आज के विषय पर वापस आते हैं और खबरें कैसे जुड़ने लगती है ये बताते हैं। हाल ही में बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद वो अपने भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड यानी कि चौकीदार की नौकरी देंगे। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। देखा जाए तो ये ऑफर जो है आकर्षक है, क्योंकि देश भर में बीजेपी के 512 कार्यालय हैं और इनमें से कुछ छोटे कुछ बड़े भी हैं। छोटे कार्यालयों में कम से कम 3 चौकीदारों की जरूरत तो होगी और बड़े कार्यालयों में कम से कम 9 चौकीदार फिट हो जाएंगे। तो लगभग 2500 से ज्यादा चौकीदार सिर्फ इन ऑफिसेज में खप जाएंगे। फिर आनंद महिंद्रा जैसे और भी कारपोरेट साथी हैं जिनको हर साल हजारों की संख्या में चौकीदारों की जरूरत पड़ती है। लेकिन विजयवर्गीय जी की बात और महाराष्ट्र में हुए हाल के घटनाक्रम को देखकर लगता है कि और भी चौकीदारों की जरूरत पड़ने वाली है। बल्कि शिवसेना को तो विजयवर्गीय की बात मानकर काम शुरू भी कर देना चाहिए। आप समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं समझे? सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि कांग्रेस सहित सत्ताधारी पार्टियों को अपने एक एक विधायक के घर कम से कम 4 चौकीदार लगा देना चाहिए। आजकल ये धन सबसे ज्यादा खतरे में है, पता नहीं कब कौन ले भागे। उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव में बताया कि ये अजीब स्थिति है जब कोई विधायक अगर लघु शंका के लिए भी चला जाए तब भी पार्टी को उस पर शंका होने लगती है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी अपने कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहे खतरे को महसूस करने लगे हैं। गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल और मध्य प्रदेश में इसी आधार पर
चुनी हुई सरकारें गिराकर बीजेपी अपनी सरकार बना चुकी है। चौकीदार रखने का आइडिया भी बीजेपी ही दे रही है। मतलब देश भर में जितने विधायक हैं उसके 4 गुना चौकीदारों की जरूरत पड़ेगी। फिर एमएलसी इलेक्शन में वोट देने वाले निगम पार्षदों के वोटों की रक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं चौकीदारों के कंधे पर होगी। मतलब ये कि बड़ी संख्या में रोजगार जनरेट होने वाला है। फिर 10 लाख का टारगेट तो यूं चुटकी में पूरा हो जाएगा। अब इस आइडिया का स्वागत करने के बजाय ये युवा विरोध करने लगे, कहने लगे कि पहले आकाश और जय को इन 4 साल वाली नौकरी में रखो, फिर रिटायरमेंट के बाद उनको भी चौकीदार बनाओ। ये जरूर कांग्रेसी होंगे, जबकि समझदार लड़के तो कुछ साल पहले मैं भी चौकीदार लिखकर घूम रहे थे। अब उनको असली मौका मिला है। हालांकि इनमें से ज्यादातर ने यह भी कहा था कि हमको नौकरी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। जो सेना में सैनिक बनना चाहते हैं वो इस योजना का विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो कुछ लोग ट्रेनें जलाने लगे, ट्रैफिक लाइट उखाड़ने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। हालांकि फोटो में ये तोड़फोड़ करने वाले कुछ अलग गमछे में दिखे। फिर पता चला कि कुछ भाजपा नेताओं ने अपने लोगों को भेजकर ये आगजनी और बवाल करवाया था। तब खबर ये आई कि बनारस के पुलिस कमिश्नर गणेश जी ने कहा कि इनको समझाया जाएगा, ये अपने ही बच्चे हैं। अब इन दोनों खबरों को जोड़कर देखिए, एक तरफ ये बवाल करने वाले किसके बच्चे हैं, फिर पुलिस ने कहा कि अपने ही बच्चे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जो बच्चे सड़क पर उतरकर नुपुर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उनके घरों पर ये बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे। खैर, गिरफ्तारी की वो मांग अब अग्निपथ की आग में भस्म हो गई है। आजकल तोड़फोड़ का दौर चल रहा है। इधर पार्टी में तोड़फोड़ के डर से बीजेपी अपने विधायकों को गोवा ले गई। कांग्रेस एनसीपी भी अपने विधायकों की सुरक्षा के लिए बड़ी चिंतित है। पार्टी हाईकमान अब सिर्फ एक ही राग अलाप रहे हैं, जागते रहो, जागते रहो। मतलब ये कि बॉर्डर से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जरूरत अब देश के भीतर है। युवा चौकीदारों के लिए बहुत बड़ा अवसर बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। अच्छा, जागते रहो से याद आया कि देश भर के रिहायशी कॉलोनियों में रात को जागते रहो की आवाज लगाकर ये पहरा देने वाले चौकीदारों की संख्या भी तो लाखों में होगी। और इनमें ज्यादातर विदेशी मुल्क के यानी कि नेपाल के गोरखाओं को रोजगार मिला हुआ है। अगर इनकी जगह अग्निपथ से रिटायर अग्निवीरों को रिप्लेस कर दिया जाए तो भी रोजगारधारी युवाओं की गिनती में जबरदस्त उछाल आएगा। मोदी जी कह सकेंगे कि हम 2 करोड़ रोजगार वाला हमने वादा पूरा कर दिया। शाप जी कहकर चौकीदारी करने वाले जवान भी मिल जाएंगे। फिर सेना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस उपलब्धि पर गौरव करेगी। और ढेर सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद अक्षय कुमार भी गोरखा बनने का निर्णय ले चुके हैं। अगली फिल्म गोरखा में हो सकता है वो भी शाप जी करते हुए नजर आए। जनरल वीके सिंह, जो कि सेना में अपनी 6 महीने की नौकरी बढ़वाने के लिए कोर्ट चले गए थे, वो अब बीजेपी के सदस्य हैं और 4 साल में रिटायर करने वाली योजना का विरोध करने वालों पर भड़क गए। कहने लगे कि करना है तो करो, नहीं तो मत करो, तुमको किसने बुलाया। वैसे वीके सिंह की बात सही भी है। तुमको रोजगार योजना पसंद हो तो करो, नहीं हो तो घर बैठो। कुछ साल पहले मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि आरएसएस का अनुशासन सेना से ज्यादा बेहतर है। युद्ध के लिए सेना को तैयार करने में 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवक सिर्फ 2 दिन में युद्ध के लिए तैयार हो सकते। चीन से युद्ध के दौरान सेना के अधिकारी बोरिया बिस्तर लेकर भाग गए थे, तब इसी आरएसएस संघ के सेवकों ने मोर्चा संभाला था। उधर बीजेपी के एक विधायक ने कह दिया कि इस योजना का विरोध करने वाले जिहादी हैं। अब इस बयान के बाद एकदम से आया वो किसानों का आंदोलन जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ था। अब उन खबरों को भी जोड़कर आप देख सकते हैं। जब कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन उग्र हुआ तो सरकार के मंत्री रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे। पहले उस कानून के आकर्षण बताए, फिर रोज एक संशोधन या अप्रत्यक्ष लाभ की जानकारी लेकर प्रेस वार्ता होने लगी। कुछ इसी तरह अब सरकार की इस योजना की खूबी गिनाने के बाद सेना के अधिकारी लगभग रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले उम्र सीमा बढ़ाई, फिर 10% अन्य नौकरियों में आरक्षण की बात आई, फिर बताया गया कि इनको साल में 30 दिनों की छुट्टी भी मिलेगी। ड्यूटी के दौरान ये पढ़ाई भी कर सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने तो यहां तक ऑफर दे दिया कि 10वीं पास अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट दे देंगे। जाओ ऐश करो। और भी नए नए आकर्षण जोड़े जा रहे हैं। अधिकारी रोज ही संदेश प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन ये संदेश शायद उन युवाओं तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। संभवतः बड़े पैमाने पर विरोध के चलते यूपी बिहार में इंटरनेट सेवा स्थगित करने के कारण ये संदेश उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
एक तरफ रेलवे का नेटवर्क बंद कर दिया गया, वहीं मोबाइल नेटवर्क भी डाउन हो गया। इस चक्कर में बहुत सारे उम्मीदवार जिनको 19 तारीख की परीक्षाओं में पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाए। मोबाइल नेटवर्क की समस्या सिर्फ यूपी बिहार में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी महसूस की जा रही है। महाविकास आघाड़ी के कई विधायक नॉट रीचेबल हैं। शुरू में यह संख्या 13 थी, अब बढ़कर 35 हो गई है। औरंगाबाद के सभी विधायक नॉट रीचेबल हैं। वैसे उद्धव अब ये समझ चुके हैं कि वो रीचेबल होने के लिए ही नॉट रीचेबल है। कुछ समझ में आया? अरे भाई, पार्टी लिए सिंपल सी बात है, धनवान को अंग्रेजी में रिच कहते हैं ना, और अगर उसके साथ बल शब्द जुड़ा हो तो वजन और बढ़ जाता है। रिच और बल यानी कि रिचेबल, इसको आप चाहो तो धन बल भी कह सकते हो। धन बल से वो रिचेबल हो जाएंगे। और फोन भी तभी काम करता है जब उसमें प्लान का रिचार्ज हो। तो महाराष्ट्र के विधायकों को जो भी कंपनी बढ़िया रिचार्ज प्लान देगी उसका नेटवर्क उनमें काम करने लगेगा। नॉट रिचेबल से रिचेबल तक का यह सफर फिलहाल जारी है। इधर एक विधायक की बीवी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी। दूसरी तरफ विधायकों को पुलिस की सुरक्षा में एयरपोर्ट पर ट्रांजिट होते ही देखा गया। अच्छा, ट्रांजिट से याद आया कि रविवार को प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के लिए खुद प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे और जैसा कि तय था, उद्घाटन के बाद उनको उस टनल में चहलकदमी भी करनी थी। लेकिन ये क्या, चलते चलते वो कुछ उठाने के लिए झुकते हुए नजर आए। लोगों को लगा कि वो गिरा हुआ रुपया उठा रहे होंगे, लेकिन उनके हाथ तो कुछ कंकड़ पत्थर और एक खाली बोतल लग गई। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस गली से प्रधानमंत्री गुजरने वाले थे उस गली में ये कचरा फैलाया किसने? महानगर पालिका के अधिकारियों की भूल थी या एसपीजी सुरक्षा महकमे की लापरवाही? इतने बड़े इवेंट का मैनेजमेंट इतना ढीला और लापरवाही भरा हो कैसे सकता है? और शायद इसीलिए मोदी जी ने अब ये ठान लिया कि सारा मैनेजमेंट वो खुद करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की चूक की गुंजाइश ही न रहे। और उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी। इस वीडियो में वो पूरी कैमरा टीम को डायरेक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो जहां भी जाते हैं कैमरामैन ले जाना नहीं भूलते। अच्छा, कैमरे से याद आया, 2 दिनों से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बार बार आ रही है। ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू मंदिर में झाड़ू लगाती नजर आ रही है और लिखा जा रहा है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। इसके पहले वाले को कहा गया था दलित राष्ट्रपति, लेकिन उसके पहले जो थे उनको कभी भी ब्राह्मण राष्ट्रपति नहीं कहा गया। पदों के मामले में कुछ खास मौकों पर ही जातियों का उल्लेख होता है। हालांकि जाति कभी जाति नहीं। राष्ट्रपति होने के बावजूद उनके साथ जाति आधारित भेदभाव को रोका नहीं जा सका और ना ही वो अपनी जाति के लिए खुद कुछ कर पाए। इधर एक खबर के अनुसार उज्जैन जिले में सरपंच बनने के लिए एक ब्राह्मण बाल किशन ने रैदास अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवा लिया। वहीं दूसरी खबर के अनुसार लखनऊ में खाना डिलीवर करने गए अनुसूचित जाति के डिलीवरी बॉय की जाति पूछकर उससे खाना लेने से मना कर दिया और खाना ऑर्डर करने वाले अजय सिंह और उसके साथियों ने डिलीवरी बॉय विनीत की पिटाई भी कर दी और उसके मुंह पर थूक दिया। कुछ ऐसी ही हरकत अलवर में कथावाचक राकेश शर्मा ने कर दी तो उन पर एट्रोसिटी का केस दर्ज हो गया। इधर नुपुर शर्मा पर केस तो दर्ज हुआ लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। नुपुर को ढूंढने के लिए दिल्ली गई मुंबई पुलिस बैरंग वापस आ गई, लेकिन नुपुर मिली नहीं। अब खबर है कि प्रधानमंत्री मुस्लिम देशों की यात्रा पर यूएई जाने वाले हैं। अब वहां किसी ने अगर नुपुर का विषय छेड़ दिया तो साहब का जवाब क्या होगा, ये हमें आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बताएं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और उस पर कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।